Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya from Boys Higher Secondary School Yunsu. We are studying 4th chapter of history for class 9th, namely Forest Society and Colonialism. This is my 6th lecture for this chapter. And today our topic is Forest Transformation in Java. Let's start. Java is an island of Indonesia. It is now famous as a rice-producing island in Indonesia. मगर पहले ये आइलैंड ज़्यादातर जंगलों से घिरा हुआ था. जिस तरह इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, इसी तरह से जावा डच की कॉलोनी थी. कॉलोनियलिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इट इज़ द सब्जुगेशन ऑफ अ वीक कंट्री बाय पावरफुल वन, और जिस एरिया को वो सब्जुगेट करते हैं या इलीगली ऑक्यूपाई करते हैं वो उनकी कॉलोनी बन जाती है. जैसे इंडिया थी कॉलोनी ब्रिटिशर्स की, वैसे ही जावा थी कॉलोनी डच की. जावा से ही डच ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया, फॉरेस्ट्स को अपने कंट्रोल में लाया. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ब्रिटिशर्स को लकड़ी चाहिए थी, वो भी ओक ट्रीज़ की फॉर शिप बिल्डिंग, इसी तरह डच को भी शिप्स बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, जो वो जावा के फॉरेस्ट से हासिल करना चाहते थे. इसलिए इन्होंने फॉरेस्ट्स को खुद मैनेज करना शुरू किया इन जावा. 1600 में जावा की पॉपुलेशन थी 3.4 मिलियन. बहुत सारे गांव प्लान एरियाज़ में रहते थे और बहुत सारे कम्युनल ट्राइब्स पहाड़ों और जंगलों के इर्द गिर्द रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा और आज फिर से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कल्टीवेशन कैसे होती है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कुछ हिस्से जंगल के काट लिए जाते थे और उनमें आग लगाई जाती थी. इस ज़मीन पर मौजूदा घास और पेड़ पौधे जलकर राख बन जाते थे और ये राख ज़मीन पर खाद का काम करती थी. फिर बरसात की बारिशों में इस राख में बीज बोए जाते थे और अक्टूबर नवंबर के महीनों में फसल काट ली जाती थी. ये प्रैक्टिस करीबन कुछ ही सालों तक जारी रहती थी और फिर उसके बाद 12 से 18 साल तक इस जंगल के हिस्से पर कोई कल्टीवेशन नहीं होती थी. इस 12 से 18 साल के दौरान जंगल का ये हिस्सा फिर से हरा भरा और दरख्तों से पूरा होता था. इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे द वुड कटर्स ऑफ जावा, लकड़ी काटने वाले. जावा में एक कम्युनिटी थी स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स की, जिनका नाम था कलंग्स. इन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी. इनके बगैर टीक प्लांट्स की हार्वेस्ट और राजा महाराजों का महल बनाना नामुमकिन था. इसीलिए इस कम्युनिटी को बहुत तरजीह दी जाती थी, इम्पोर्टेंस दी जाती थी. तो जब डच ने 18th सेंचुरी में फॉरेस्ट्स पे अपना कंट्रोल कायम किया, इन्होंने भी कोशिश की कि कलंग्स इनके साथ काम करें. बट इन 1770 कलंग्स ने रेजिस्ट किया, मना कर दिया डच के साथ काम करने से और अटैक किया डच फोर्ट पे एट जोना. बट दिस सरप्राइजिंग was suppressed by the Dutch. The uprising that was started by the Kalans against the Dutch, it was suppressed. Dutch scientific forestry. पहले भी हमने ब्रिटिशर्स की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा इन इंडिया. लेट मी रिकैप्चुलेट इट अगेन. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट ऑफिसर्स सर्वे यानी मुआयना करते थे फॉरेस्ट्स का और इंतखाब करते थे उस एरिया का जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पेड़ होते थे. फिर वही ऑफिसर्स डिसाइड करते थे कि कितना एरिया काटा जाएगा. जिस फॉरेस्ट एरिया के पेड़ काट लिए जाते थे वहाँ पे फिर रिप्लांटेशन की जाती थी, मतलब फिर से पेड़ लगा दिए जाते थे इस जगह पर, मगर एक ही किस्म के पेड़, ताकि कुछ साल बाद ये भी काटने लायक हो जाए और इनकी जो कमर्शियल रिसोर्सेज की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए. तो इसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते हैं. इसमें एक ही किस्म के पौधे लगाए दिए जाते थे, वो भी वो पौधे, वो पेड़ जिनका कमर्शियल वैल्यू था.
इन प्लांट्स को स्ट्रेट लाइन्स में प्लांट किया जाता था, इसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसी तरह से डच ने भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट की इन जावा। 19th सेंचुरी में डच ने फॉरेस्ट लॉज को इनेक्ट किया और विलेजर्स को फॉरेस्ट्स में जाने से पाबंदी लगा दी गई। अब जंगल की लकड़ी सिर्फ बोट्स बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए रखी जाती थी, वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ डच। Villagers were punished for grazing cattle in the forests, transporting wood without a permit, or traveling on forest roads with horses or cattle. फॉरेस्ट्स को कंट्रोल करने का डच का मकसद था लकड़ी हासिल करना, शिप बिल्डिंग के लिए और रेलवेज के लिए। 1882 में 280,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। ये यहाँ पे पिक्चर है स्लीपर्स की। पहले स्लीपर्स यानी रेलवे ट्रैक्स लकड़ी के बना लिए जाते थे, लेकिन इस सब लकड़ी को काटने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डच को लेबरर्स की ज़रूरत थी। तो इसके लिए डच ने फॉरेस्ट लैंड पे जो टैक्स लगाया था लोगों पे, फॉरेस्ट लोगों पे, वो ख़त्म किया इस शर्त पे कि जो इन्हें लेबर प्रोवाइड करेगा, जो इनका काम करेगा और बुफेलोज प्रोवाइड करेगा फॉर ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसे प्लान डॉनिस्टन सिस्टम कहते थे और इन्हें वेजेस भी दिए जाते थे, लेकिन फॉरेस्ट लैंड को वो कल्टीवेट नहीं कर सकते थे, इस पे उन्हें पाबंदी थी। ये तो था डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कैसे उन्होंने फॉरेस्ट्स पे अपना कब्जा जमा लिया, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फॉरेस्ट्स पे अपना कब्जा जमा लिया था। अब हम पढ़ेंगे सामिन्स चैलेंज। सामिन एक विलेजर था जो कि रैनपटंग विलेज में रहता था। ये विलेज एक टीक फॉरेस्ट था, यानी कि इस फॉरेस्ट में ज़्यादातर टीक प्लांट्स थे। सुरोन्टिको सामिन ने चैलेंज किया डच को और सवाल उठाया डच पे ओवर देयर ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट्स। उसने कहा कि हवा, पानी, ज़मीन और लकड़ी को डच स्टेट ने नहीं बनाया है, सो इस पे अपना कंट्रोल ये नहीं रख सकते हैं। 1907 में तकरीबन 3000 फैमिलीज़ इसके सपोर्ट में थी, यानी कि सामिन के सपोर्ट में, और उसका सन इन लॉ भी उसके इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहा था। इस मूवमेंट के फॉलोअर्स को सामिनिस्ट्स कहते थे। जब डच फॉरेस्ट लैंड की सर्वे के लिए आते थे तो वो इन्हें रोकने के लिए ज़मीन पर लेट जाते थे, यानी सामिन और उसके फॉलोअर्स डच को फॉरेस्ट सर्वे करने से रोकते थे और ज़मीन पर लेट जाते थे। ये तो था सामिन्स चैलेंज टू डच फॉरेस्ट कंट्रोल। एंड दिस वाज ऑल अबाउट फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा and Samin's challenge. Hope you have understood this topic. Thanks and Allah Hafiz.